शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम विराम चिन्हों का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, 3 पार्ट विराम चिन्ह के, आज तीसरा पार्ट होगा। इसके पहले विराम चिन्ह के 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू से देखने पे बेहतर समझ में आता है और आपका एक क्रम बन जाता है। ठीक है, नहीं तो आप पीछे के पार्ट अगर नहीं देखे रहते हैं तो आगे आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। ठीक, तो विराम चिन्ह मैंने ये भी बता दिया था कि लगभग 20 विराम चिन्ह होते हैं। हिंदी का केवल एक विराम चिन्ह है, कांता प्रसाद गुरुजी ने उसे मान्यता दी है, वह है पूर्ण विराम। ठीक है, जिसे मैं आपको बता चुका हूँ पीछे के पार्ट में। और विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों होता है? ये भाषा में अस्पष्टता लाते हैं, उनकी लय को एक तरीके से व्याकरणिक रूप से शुद्ध बनाते हैं, इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। विराम चिन्हों से ही आप ये समझ पाते हैं कि कहाँ पे वाक्य समाप्त हो रहा है, कहाँ पे उपवाक्य है, कहाँ पे प्रधान वाक्य है। इन सब चीजों की जो प्रदर्शित होते हैं वो विराम चिन्ह ही करते हैं। ठीक है, तो लगभग 7 विराम चिन्ह हमने आपको बता रखा है पीछे के पार्ट में। ये है आज का 8वां विराम चिन्ह, जो है रेखिका चिन्ह। ठीक है, इसके पहले जो छोटी बड़ी पाई थी वो भी मैंने आपको बताया था। अब उसी के जस्ट बाद देखिए रेखिका चिन्ह। ठीक है, ये बड़ा है, ये साइन क्या है, बड़ा है, पीछे वाले से बड़ा है। ठीक है, प्रयोग कहाँ होता है? कथन के कहने तथा नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैं अगर कोई कथन कह रहा हूं तो मेरे नाम के बाद ये लगेगा, फिर मेरा कथन होगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम शेखर है तो शेखर के बाद ये चिन्ह लगेगा, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं वो लिखा जाएगा। मतलब कथन के कहने, या जैसे नाटक में संवाद होते हैं, नाटक में भी वही कथन ही कहा जाता है, उनके संवाद होते हैं। जैसे महाभारत का नाटक ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, उनमें जो पात्र बनते हैं, जो नाटक प्रस्तुति होती है, उनके कथनों को क्या कहते हैं, वह उनके कथनों को प्रदर्शित करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरणों से आप समझिएगा, बेहतर समझ में आएगा। रावण, देखिए रावण का कथन है, कौन हो तुम। ठीक है, ये रावण का कथन है। धृतराष्ट्र, आगे क्या हो रहा है बताओ संजय। ये सारी चीजें अगर आप महाभारत रामायण जानते होंगे या देखे होंगे, जरूर ही देखे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप आसानी से समझ पाए होंगे ये क्या है। ये पात्र हैं महाभारत के और रामायण के, और इनके कथन आगे दिए गए हैं। जैसे किसी भी चीज का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो भी ये साइन लगाया जाता है। उदाहरण, आज वर्षा होगी। ठीक है, तो ये जो साइन लगाया गया है यहाँ पे, ये क्या है, रेखिका चिन्ह है। इनका प्रयोग हमेशा कथन के कहने या नाटकों के संवादों में प्रयोग किया जाता है। या जैसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आप, उदाहरण आज वर्षा होगी, तो ये चिन्ह जरूर लगाएंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि उदाहरण आज वर्षा होगी, तो गलत हो जाएगा, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होगा। ठीक है, तो ये चिन्ह प्रयोग में लाया जाएगा। तो रेखिका के चिन्ह बस इतना ही आपको पहचानना है। रेखिका का चिन्ह जो होता है वो ये डैश की पाई बड़ी होती है। ठीक है, उसके पूर्व वाले से। आइए अगला देख लेते हैं, लाघव या संक्षिप्त चिन्ह। ठीक है, ये अगला है लाघव या संक्षिप्त चिन्ह, जिसे आप बहुत ही पहले से ही देखते आए होंगे। ठीक है, बहुत सारे शब्दों के आगे ये प्रयोग होता है, लेकिन उसके बारे में आज आप यहाँ जानेंगे कि लाघव या संक्षिप्त चिन्ह होता क्या है। इसका मुख्यतः प्रयोग होता है शब्द को छोटा करने के लिए। ठीक है, शब्द को छोटा करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, लाघव या संक्षिप्त चिन्ह को। किसी प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये इसकी परिभाषा है। आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी प्रसिद्ध शब्द को अगर आप संक्षिप्त रूप में लिखना चाहेंगे तो उसके कुछ शब्दों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ वर्णों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है कि किसी प्रसिद्ध शब्द को आप संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं तो इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसे डॉक्टर शब्द है, अब डॉक्टर को अगर लाघव चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डॉक्टर। रजिस्टर है, रजी लिख के लाघव चिन्ह बना देंगे। माननीय है तो मां लिख के लाघव चिन्ह बना देंगे। इसको अकेले लिखेंगे तो इसका कई अर्थ निकल सकता है, मास्टर निकल सकता है, माननीय निकल सकता है। ये आगे के आपके जिस व्यक्ति का संबोधन हो रहा है उस अनुसार यह पढ़ा जाएगा। ठीक है,
माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। मास्टर हैं अवध ओझा सर हैं, तो ये मास्टर भी हो सकता है, माननीय, मतलब प्रसिद्ध शब्द हो, उसको संक्षिप्त रूप में अगर लिखना हो तो आप इस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका लाघव या संक्षिप्त। इनमें बहुत कुछ है नहीं, बस इनके प्रयोग को आप जानते रहिएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं, बिंदु रेखा चिन्ह। ठीक है, ये किस तरीके के चिन्ह होते हैं? जैसे आप पहले कॉपियों में आपके बुक में दिया रहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वहां पे जो रिक्त स्थान दर्शाया जाता है वह वही बिंदु रेख चिन्ह होता है। ठीक है, पहले आप जो छोटे बच्चों की कॉपियां होती हैं या अब भी होता होगा कि वाक्यों के आगे ऐसे चिन्ह बनाए जाते थे और कहा जाता था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जैसे पैराग्राफ वगैरह पढ़ के। तो इनका प्रयोग वाक्य में खाली स्थान दर्शाने के लिए बिंदु रेख चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे आज शाम बड़ी लग रही है, लेकिन इनके बीच में एक खाली स्थान है जिसे बिंदु रेख से दर्शाया गया है। अब कह सकते हैं आज शाम बड़ी सुहानी लग रही है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत डैश डैश करके ये बिंदु रेख दर्शाए गए हैं, बिंदु बनाए गए हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे बनाए जाते हैं, मैंने मार्कर से बनाए इसलिए थोड़े बड़े हो गए हैं। ऐसे छोटे छोटे आपको मिलेंगे रिक्त स्थानों को भरने के लिए। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आजाद भरा जाएगा, यहाँ पे सुहानी भर सकते हैं, मतलब वाक्य के भावार्थ के अनुसार आप उसे फिल करेंगे। ठीक, आज तुम बड़ी लिख सकते हैं कयामत लग रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे कयामत, आजाद और सुहानी भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बिंदु रेख। बिंदु रेख को रिक्त स्थानों के भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। देखिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह इस तरीके का होता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है वाक्य के बीच में आए शब्दों तथा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य में जो शब्द आए हैं या उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप उदाहरणों से समझिएगा, गांधी जी को महात्मा अर्थात अहिंसा और न्यायप्रिय की उपाधि दी गई है। तो इस महात्मा शब्द को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है अहिंसा और न्यायप्रिय, और इसे लिखने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया गया है। तो यही कह रहा है कि वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये साइन ऐसे रहता है, हिंदी में यही कोष्टक प्रयोग किया जाता है। वैसे गणित में मंझला और बड़ा कोष्टक भी, रेखा कोष्टक इस तरीके के भी होते हैं, लेकिन हिंदी में अक्सर यही कोष्टक प्रयोग होता है। ठीक, तो गांधी जी को महात्मा, इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अहिंसा और न्यायप्रिय। उसी तरीके से देखिए लता मंगेशकर जी को भारत की कोकिला अर्थात मधुर गाने वाली कहा जाता है। तो इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो ब्रैकेट का प्रयोग होता ही इसलिए है कि वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका कोष्टक चिन्ह। एक लास्ट और है, देखिए जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये 13वां इसका जो लास्ट है, जहां से प्रश्न, इन सारे चीजों से प्रश्न बनते हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं। देखिए लास्ट है इसका अधोरेख चिन्ह। ठीक है, अधोरेख चिन्ह क्या होता है? किसी शब्द के नीचे एक लंबी सी डैश एक करके लाइन खींची जाती है, उसी को अधोरेख चिन्ह कहते हैं। जैसे वाक्य में किसी शब्द पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अधोरेख चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसी वाक्य के किसी शब्द के नीचे ऐसी लाइन खींची रहेगी, वो होती है अधोरेख चिन्ह। ठीक, तो क्या इसका प्रयोग क्यों होता है कि किसी शब्द पर आपको ध्यान आकर्षित करना है, मतलब वाक्य अंतर्गत ही वो शब्द होगा, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं या उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस तरीके के साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन आज हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। तो मोहन किससे पहले मोहन आज यात्रा कर रहा है, लेकिन किससे? हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। तो इसको हाईलाइट किया गया है कि हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। तो ये जो साइन है क्या है? ये अधोरेख चिन्ह है। ठीक है, ऐसे नहीं खींचा गया, ये अधोरेख चिन्ह है। मोहन आज हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। विमल आज लड्डू खा रहा है, तो ये लड्डू को क्या किया गया है? अधोरेख चिन्ह से हाईलाइट किया गया है। अधोरेख चिन्ह ऐसे ही बनता है। ठीक है, जैसे लंबी सी पाई खींची जाती है। सुमित पेन से लिख रहा है, तो ये पेन क्या है? हाईलाइट की गई। किससे लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। क्या खा रहा है? लड्डू खा रहा है। किससे यात्रा कर रहा है? हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है।
तो इन सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है किससे? अधोरेख चिन्ह से। अधोरेख चिन्ह का कार्य ही यह होता है कि वाक्य में किसी शब्द पर ध्यान आकर्षित करना, अर्थात उसे हाईलाइट करना। ठीक है, तो ये होता है अधोरेख चिन्ह। सब मिला के आपने 13-14 चिन्हों का अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कि हिंदी का एक ही विराम चिन्ह है, वह है पूर्ण विराम, जिसे मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा विराम चिन्ह जिसे आपने देखा। उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको उनके प्रयोग की भी चर्चाएं की कि किस तरीके से इनका वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक, तो विराम चिन्ह यहाँ पे पूर्णतः समाप्त होता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक है, एक प्रश्न इसके बन जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, इसलिए आप इसे एक बार पूरा देख लीजिएगा। आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे।